नमस्कार साथियों, शिखर कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि एसएससी जीडी के लिए वैकेंसी आने वाली है ना। और इसके लिए हम डेली मैथ का प्रैक्टिस सेट कराएंगे, डेली एक कराएंगे। इसमें आपको पता होना चाहिए कि मैथ के 20 क्वेश्चन आते हैं, जीएस के 20, रीजनिंग के 20 और हिंदी के 20। टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं और 1 घंटे का समय होता है। हम लोग अभी से डेली एक सेट लगाएंगे तो एग्जाम तक काफ़ी सेट हो जाएंगे और आपकी काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें जो लोग पहले से पढ़े हुए हैं वो साथ साथ में लगाएंगे, ठीक है, और अपने मेथड को भी चेक करेंगे जिससे वो लगाते हैं। और जो लोग बिल्कुल नए हैं वो ध्यान से उसको देखेंगे और बार बार उसको रिपीट करके देखेंगे ताकि उसके कॉन्सेप्ट को आप समझ सकें, है ना। तो चलते हैं, हम लोग पहले प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं, सेट नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। इस सेट को लगाने में हमारी स्पीड बहुत स्लो रहेगी, जिससे आप समझ जाएं। तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है कि गरिमा ने एक बैग अंकित मूल्य पर 15% की छूट के बाद 816 रुपए में खरीदा। बैग का अंकित मूल्य ज्ञात करो। तो ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है बोलो? बट्टे का। और बट्टे में एमआरपी आता है, अंकित मूल्य का मतलब है एमआरपी। और इस चैप्टर में एमआरपी को हम लोग 100% मानते हैं। एमआरपी को कितने परसेंट मानते हैं बोलो? 100%। और ये क्या है बोलो? विक्रय मूल्य। 816 रुपए क्या है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य वह मूल्य जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है। और ये क्या दी है? 15% की छूट। यानी किसी का एमआरपी 100% है, उसमें 15% छोड़ दिया गया और बेचा कितने का गया बोलो? 816 रुपए का। यानी इस सवाल में 816 रुपए जो है ये 85% है। कितने परसेंट है बोलो? 85% है। क्योंकि कोई वस्तु 15% छूट पर बेची गई तो कितने परसेंट पर बेची गई? 85%। 100 में से 15 घटा देंगे। और अंकित मूल्य पूछा है, यानी 100% पूछा गया है, ठीक है। आप लोग एक बात ध्यान रखेंगे, अगर कोई संख्या दी है तो उस संख्या को लिखेंगे, उस संख्या का प्रतिशत नीचे रखेंगे और पूछा गया प्रतिशत ऊपर रखेंगे, ठीक है। जैसे से देखो, संख्या क्या है? विक्रय मूल्य है। तो विक्रय मूल्य का परसेंटेज कितना दिया है? 85%। अगर कोई वस्तु 15% छूट पर खरीदी गई यानी 85% पर बेची गई तो उस वस्तु का अंकित मूल्य यानी 100% पूछा है। काट पीट कर लेंगे, 17 से काट देंगे, 17 25 85 और 17 चक्कू 68, 17 चक्कू 68 और बचेगा 13, 136, 17 8 136। 5 से काट लेंगे, 20 ओम, और आपका आंसर आ जाएगा 960 रुपए। यानी एमआरपी उसका कितना होगा? 960 रुपए। तो इस प्रकार पहला ऑप्शन, जो तीसरा ऑप्शन है, इसका बिल्कुल सही आंसर है 960 रुपए, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा अगर समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसमें लिखा है 10 और 38 के बीच की सभी विषम पूर्ण संख्याओं का योग कितना होगा। यानी 10 के और 38 के बीच कहा है, यानी 10 के ऊपर और 38 के बीच की संख्या है। तो 11 हो गया, 11 के बाद 13 होगा, 13 के बाद सारी विषम संख्याएं लिखनी है, प्लस डैश 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 प्लस 37। तो 10 और 38 के बीच की संख्याएं यही हो गई ना। इनका योगफल पूछा है। क्या पूछा है बोलो? इनका योगफल। तो इनका हमको योग निकालना है। तो आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, एवरेज बराबर टोटल अपान नंबर। एवरेज बराबर क्या होता है? टोटल अपान नंबर। औसत बराबर योगफल बटे संख्या। तो ऐसे ही टोटल बराबर क्या हो जाएगा? एवरेज इंटू नंबर। क्या हो जाएगा बोलो? एवरेज इंटू नंबर। तो हमको टोटल ही निकालना है। तो देख लेते हैं पदों की संख्या, नंबर का मतलब पद कितने होंगे। तो देख लेते हैं, 37 में से 11 घटाएंगे, 37 में से 11 घटाएंगे, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 26। और ये इनके अंतराल कितने का है? 2 का है। सब में गैप कितने का है? 2 का। तो 2 से भाग कर देंगे तो भागफल कितना आएगा बोलो? 13। और हमेशा ध्यान रखिएगा, भागफल में हम लोग एक जोड़ के लिखेंगे, तो यानी पदों की संख्या हो जाएगी 14, ठीक है। और समांतर श्रेणी में औसत का फार्मूला होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या
बटे 2। औसत बराबर क्या हो जाता है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। पहली संख्या कितनी है 11, अंतिम संख्या कितनी है 37 बटे 2। ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। और पदों की संख्या कैसे निकालेंगे, इन दोनों का अंतर लिखेंगे और 2 का डिफरेंस है सब में, तो 2 से भाग करेंगे और जितना भागफल आएगा उसमें एक बढ़ा के लिखेंगे। ठीक है, तो 14 हो जाएगा। काट पीट कर लेंगे, 2 सते 14 और ये आ जाएगा 7 गुणे जोड़ देंगे तो 8 4, 7 8 56, 7 चौक 28 और 5 33। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा 336। यानी इसी सभी का टोटल कितना होगा बोलो, 336 है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो लगभग इसी टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इसमें लिखा है 39 और 124 के बीच में 6 से पूर्णतः विभाजित होने वाली कुल कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। यानी हमको संख्याएं निकालनी है। तो 6 से कटने वाली 39 से ऊपर वाली संख्या कौन सी है बोलो, 6 सते 42। ठीक है, फिर होगी 48, फिर होगी 54 और 124 के ठीक नीचे वाली संख्या 6 से कटने वाली होगी कितनी, 120। तो हमने बताया है कि आप क्या करेंगे, इनका सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या क्या क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। तो 120 में से आप घटाएंगे, 120 में से घटाएंगे कितना, 42। तो ये कितना आ जाएगा बोलो, 8 और 11 में से 4 गया 7, कितना हो जाएगा 7। अब 7 को 6 से विभाजित होने वाली संख्या है तो 6 से डिवाइड कर देंगे इसको। 6 1 6, 6 3 18 और हमने बताया एक बढ़ा के लिखते हैं तो एक बढ़ा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 14। कितना, 13 और 1 14। तो इस प्रकार 14 संख्याएं होंगी। 39 और 124 के बीच में कुल कितनी संख्याएं होंगी जो 6 से डिवाइड होंगी बोलो, 14। इसमें भागफल 13 आएगा और एक बढ़ा के लिखेंगे। पिछले क्वेश्चन में भी हमने एक बढ़ा के लिखा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ये भी लगभग उसी टाइप का है कि 52 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताओ। तो 3 अंकों की कहा है तो 52 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या होगी 52 दूनी 104। 104 संख्या होगी जो सबसे छोटी होगी 3 अंक की। 104 के बाद होगी, इसमें 52 जोड़ दें तो 156 है ना। ऐसे डैश 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 और आखिरी संख्या होगी कौन सी बोलो, 988। ठीक है, कितनी होगी बोलो, 988। तो अब हम लोग जानते हैं टोटल निकालना है इनका सबका। तो टोटल बराबर क्या फार्मूला होता है, एवरेज इंटू नंबर, एवरेज इंटू नंबर। तो देखें पद कितने होंगे, तो पद देखिए हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इसमें से माइनस कर देंगे, 988 में से माइनस करेंगे 104 तो ये आ जाएगा 4 8 8 है ना। और 52 से इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि 52 का अंतराल है, डिफरेंस कितने का है 52 का। तो काटपीट करेंगे तो एक बार पहाड़ा लगेगा, यहां से हम देखिए अलग से भाग ही कर देते हैं 52 से इसको। तो 52 51 52 घटाएंगे 6 और 3 और 4। अब ये कितनी बार जाएगा, 7 बार। कितनी बार जाएगा, 7 बार है ना। तो ये 7 बार जाएगा और हम एक बढ़ा के लिखते हैं, यानी पदों की संख्या कितनी हो जाएगी बोलो, पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 18। और औसत का फार्मूला हमने बताया है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो पहली संख्या कितनी है 104 प्लस अंतिम संख्या कितनी है 988 और बटे 2। ठीक है, काटपीट कर लेंगे, 2 9 18। तो ये आ जाएगा 9 गुणे और जोड़ देंगे 8 4 12, हासिल आया 1, 8 और 1 9 और 9 और 1 10, 1092 गुणा कर देंगे तो 9 दूनी 18, 9 9 81 और 1 82 और 9 1 9। तो इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा 9828। तो ये चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही है। तो इस टाइप के हम लोगों ने 3 क्वेश्चन किए, परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं कि आप समांतर श्रेणी में टोटल कैसे निकालेंगे और पदों की संख्या कैसे निकाल लेंगे। तो इस टाइप के 3 क्वेश्चन हमने कराए हैं। इसको आपको जिनको समझ में आ गया अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आया है वो कई बार रिपीट करके देखेंगे और इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो लगाने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें लिखा है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 81% खर्च कर देता है और 8,740 रुपये मासिक बचाता है, तो उसकी मासिक आय ज्ञात करो। तो आय को हम लोग हमेशा कितने परसेंट मानते हैं? 100%। ठीक है, 100% में ये खर्च कितना कर देता है बोलो? 81%। तो ये बचाता कितना है? बचत दी है ये 19%। इस सवाल में 19% की वैल्यू दी है और 100% की वैल्यू पूछी है। तो 19% की वैल्यू कितनी दी है बोलो? 8,740। भाग कर देंगे तो 1%, 19 से भाग कर देते हैं। 19 चक्कू 76 और 19 छक्का 114। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 460। तो हमको 100% निकालना है, इनकम निकालनी है, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 46,000। तो इस प्रकार आपका जो है ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, 46,000 उसकी इनकम होगी। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। इसमें लिखा है इसकी वैल्यू बताना है, या इसको ऐसे भी पूछा जाता है, ये अक्सर एग्जाम में अब पूछा जाने लगा है। 8√3 का वर्गमूल बताओ। इसको वर्गमूल का चिन्ह न लगा के ऐसे लिख देते हैं कि वर्गमूल बताओ। ये दोनों क्वेश्चन एक ही हैं। ठीक है, इसको जरा हम थोड़ा सा और सरल करके लिखते हैं। 19 को हम 19 ही लिख देते हैं और प्लस इसको हम तोड़ देते हैं दो हिस्सों में, 2 गुणे 4, और इसको हम वैसे ही लिख देते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे ये हमारा है a² प्लस b² और ये +2, ये हमारा a है और ये हमारा b है ना। और ये आपको जानते होंगे कि a प्लस b का क्या है? ये होल स्क्वायर होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो इसका वर्गमूल होगा a प्लस b, क्योंकि प्लस का चिन्ह आया है ना। तो ये बताइए कि यहां पर a की वैल्यू कितनी है? 4, और b की वैल्यू कितनी? √3। तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 4 प्लस √3। अगर माइनस आता तो यहां पर माइनस आ जाता, क्योंकि इसका वर्गमूल होगा a प्लस b। तो a की वैल्यू कितनी है? 4, और b की वैल्यू कितनी है? √3। तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 4 प्लस √3। तो इस प्रकार आपका जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, इसको आप कई बार रिपीट करके देखिएगा। अगर समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, और समझ में आ जाए तब भी कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, और ये वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है कि एक्स अकेला किसी कार्य को 6 दिनों में करता है, तो ऐसे लिख लेंगे एक्स करता है 6 दिनों में, तथा वाई उसी काम को 30 दिनों में करता है, तो वाई करता है कितने दिनों में? 30 दिनों में। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करते हैं? तो ये मेथड आप लोग सीख लीजिए, ये वर्क एंड टाइम में ज्यादातर यूज होता है। हम लोग इसको क्या मानेंगे? इसका लेंगे एलसीएम। एलसीएम का मतलब हुआ छोटी से छोटी संख्या जिसमें 6 का भी पहाड़ा लग जाए और 30 का भी लग जाए। कौन है? 30। और जो एलसीएम होता है यही हमारे लिए कुल कार्य होता है। क्या होता है बोलो? कुल कार्य। इसको हम लोग क्या मानते हैं? कुल कार्य। और भाग कर देंगे, 30 को 6 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5, और 30 को 30 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। अब हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है। यानी हमको टोटल वर्क दिया है 30, और 5 और 1 क्या है? ये क्षमता है। x की क्षमता कितनी है? 5, और y की क्षमता कितनी है? 1। ऐसे समझ लें कि मान लिया हमको कार्य करना है, जैसे पेड़ ही लगाने हैं, तो टोटल पेड़ कितने लगाने हैं? 30। x एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा? 5। y एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा? 6। दोनों मिलकर y एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा? 1। दोनों मिलकर कितने लगाएंगे? 6। एक दिन में 6 पेड़ लगाएंगे तो 30 पेड़ लगाने में कितने दिन लगेंगे बोलो? 5 दिन। भाग कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा 5 दिन। तो इस प्रकार आपका कौन सा आंसर सही है? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेथड अच्छा लगा होगा। और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। ये भी लगभग उसी टाइप का क्वेश्चन है कि सी और डी मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा करते हैं। तो C और D मिलकर है तो C प्लस D ये किसको करते हैं? 8 दिनों में पूरा करते हैं। तो ऐसे जैसे पिछला सवाल में हमने सजाया था ऐसे इसको भी कर लेंगे। D अकेला उसी काम को कितने दिनों में करता है? 40 दिनों में। ठीक है, तो C अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो इसमें भी वही काम करेंगे जो उसमें किया था। इन दोनों का लासा ले लेंगे, लासा हो जाएगा 40।
वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 40 के भी भाग हो जाए और 8 का भी हो जाए, कितना हो जाएगा 40। और एलसीएम को इससे भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 8 पंचे 40, यहां पर 1, इससे आपको कोई लेना देना अब है नहीं। टोटल पेड़ लगाने हैं 40, दोनों मिलकर लगाएंगे 5 दिनों में, डी अकेला लगाएगा 1 दिन में 1 पेड़, दोनों मिलकर लगाएंगे 1 दिन में 5 पेड़। पूछा है सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो सी की वैल्यू निकालनी है। देखिए दोनों की क्षमता दी है कितनी 5 और डी की क्षमता कितनी है 1, यानी सी की क्षमता कितनी होगी बोलो 4। सी की क्षमता कितनी होगी 4, क्योंकि डी की क्षमता 1 दी है तभी तो 4 और 1 5 होगा। तो सी अकेले 4 पेड़ लगाएगा पर डे, 40 पेड़ लगाने हैं, 4 से इसको डिवाइड कर दें तो यानी 10 दिन आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है, वर्क एंड टाइम और नलटंकी वाले सवाल बिल्कुल इसी मेथड से लगते हैं, आप लोग जरा ध्यान से इनको पढ़िएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें लिखा है यदि एक वर्ग का विकर्ण 15 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल बताओ। तो आपको पता है वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण होता है, ये विकर्ण दिया है वर्ग का, कितना दिया है बोलो 15, और वर्ग का विकर्ण होता है भुजा रूट 2। ए क्या है भुजा, भुजा रूट 2 दिया है कितना 15, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 15 बटे रूट 2, ये इधर गुणे में है इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। और क्षेत्रफल होता है वर्ग का भुजा स्क्वायर, तो वर्ग का भुजा का स्क्वायर कर देंगे तो 15 बटे अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 15 का वर्ग होता है 225 और अंडर रूट 2 का वर्ग करेंगे तो केवल 2 हो जाएगा। अंडर रूट वाली राशि का वर्ग करते हैं तो अंडर रूट क्या हो जाता है हल, तो इसका भाग कर देंगे तो आपका 112.5 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। इस प्रकार आपका पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, 112.5। ठीक है, वर्ग का विकर्ण होता है भुजा रूट 2, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर और वर्ग का परिमाप होता है 4a। ये 3 फार्मूले होते हैं, आप लोग इनको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये भी बट्टे का क्वेश्चन है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% ज्यादा है। ठीक है, यदि 45% की छूट दी जाए तो हानि का प्रतिशत क्या होगा। देखिए इस सवाल में सारे आंकड़े प्रतिशत में दिए हैं, कोई भी संख्या नहीं दी है, तो जब सारे आंकड़े प्रतिशत में दिए हों तो हम सवाल को 100 मान के हल कर सकते हैं। अब 100 मानेंगे किसको, क्रय मूल्य को मानेंगे। क्या मानेंगे बोलो, हमने मान लिया क्रय मूल्य कितना है बोलो 100 और क्रय मूल्य से 40% ज्यादा अंकित किया गया है, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा बोलो, क्रय मूल्य पर 40% ज्यादा यानी 100 पर 40 ज्यादा यानी कितना हो जाएगा 140। अब इस पर 45% की छूट दी गई है ना, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा, अगर 45% की छूट दी गई तो बेचा कितने पर गया, 100% में से 45% छोड़ दिया गया तो बेचा कितने का गया 55% पर। काहे का, एमआरपी का। छूट किस पर होती है, एमआरपी पर। तो 144 का हम लोग क्या करेंगे 55% निकाल लेंगे, 45% छोड़ दिया गया यानी 55% पर बेचा गया। हल कर लेंगे, इससे 0 से 0 काट लेंगे, 5 दूनी 10, 11 पर ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, तो आपका आंसर आ जाएगा 77। नहीं आंसर नहीं आएगा, विक्रय मूल्य आ गया 77। तो ये बताइए खरीदा कितना गया था 100 का, बेचा कितने गया 77 का, तो कितने का नुकसान हुआ बोलो 23 का। कितने का नुकसान हुआ 23 का। और परसेंटेज का मतलब है आपको 100 में बताना है, तो 100 में ही आंकड़ा बताया जा रहा है यानी 23% का, तो डिस्काउंट हानि हो जाएगी 23% की, यानी पहला ऑप्शन आपका जो है वो बिल्कुल सही है, 100 पर 23 की हानि होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को बार बार लगाएंगे, ये एसएससी जीडी में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस मेथड पर खूब पूछे जाते हैं। इन पर अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो, क्योंकि वहां पर टाइमिंग आपको पता है 1 घंटे होता है, तो 1 घंटे बहुत कम टाइमिंग होती है, यानी मैथ के लिए 15 मिनट का समय मिलेगा, तो आपको बहुत तेजी से करना है और सही करना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 2695 रुपए है, यदि 23% की छूट दी गई है तो अंकित मूल्य बताओ। तो अगर कोई ये विक्रय मूल्य दिया है
और ये बताइए अगर कोई वस्तु 23% की छूट पर बेची गई तो कितने परसेंट पर बेची गई बोलो? 77% पर। और 77% की वैल्यू दी है 2695। पूछा क्या है? एमआरपी। एमआरपी को हम लोग कितने परसेंट मानते हैं? 100%, यानी 100% की वैल्यू पूछी है। तो इसको हम लोग काट पीट कर देंगे, 11 से काट देते हैं, 11 सत्ते 77, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 11 पचे 55, है ना? 11 से काट दिया। अब 7 से काट देते हैं, 7 एक्कन 7, 7 तिहाई 21 और 7 पचे 35। तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 35, है ना? और एमआरपी का मतलब है 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3500। तो इस प्रकार ऑप्शन में देखेंगे कहां पर 3500 दिया है, थर्ड ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही है। यानी एमआरपी अंकित मूल्य कितना हो जाएगा बोलो? 3500। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसमें लिखा है 3 खिलाड़ी एबीसी द्वारा बनाए गए कुल रन 1800 हैं। ए और बी द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात, तो ए और बी द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात दिया है, लिख लेंगे ऐसे 5:7। ए और बी द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात कितना दिया है? 5:7। और बी अनुपात सी कितना दिया है बोलो? 3:2। तो ए द्वारा बनाए गए रनों की संख्या पूछा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लेंगे। तो इसमें ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना आपको पता होगा। कैसे निकालते हैं? पहले की पहले से गुणा, तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा। फिर क्या करते हैं बोलो? बीच की 20 से गुणा, 21 हो जाएगा। और फिर क्या करते हैं? आखिरी की आखिरी से गुणा, 7 दूनी 14। ठीक है, तो यही अनुपात आ जाएगा 5 ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो जाएगा बोलो? 15:21:14। अब ये टोटल दिया है 1800, टोटल कितना दिया है? 1800। तो ये टोटल लिखेंगे, इनका सबका टोटल करेंगे तो 15 14 19 और 15 14 29 और 21 50, ये 50 की वैल्यू दी है। तो एक की वैल्यू निकालेंगे तो एक बराबर हो जाएगा 5 तिहाई 15, 5 छक्का 30, एक की वैल्यू 36 हो जाएगी। पूछा ए का भाग है, यानी 15 से गुणा करा देंगे, तो 15 छक्का 90, हासिल आया 9, और 15 तिहाई 45 और 9 54, यानी 540 रुपए। तो ये देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है बोलो? ये ऑप्शन है चौथा, यानी डी ऑप्शन जो है चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 लगाते हैं। इसमें जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आए उसको कई बार लगाइए, ठीक है? अगर आप एक बार पढ़ चुके होंगे तो आपके 100% समझ में आएगा, बस ये लगेगा कि थोड़ा थोड़ा भूल रहे थे। लेकिन अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना पड़ेगा, हम उसको साथ साथ बता भी रहे हैं, ठीक है? आप ये करिए कि अभी कई बार लगाइए सवाल को। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि एक्स तथा वाई की मासिक आय का अनुपात कितना दिया है बोलो? 5:11। उनकी आय का अंतर कितना दिया है बोलो? 24,000। तो अंतर का मतलब है इन दोनों में अंतर, तो इन दोनों में अंतर बताइए। 11 में से 5 गया 6 की वैल्यू दी है, तो एक की वैल्यू हो जाएगी 4000। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? 4000। पूछा है वाई की मासिक आय, यानी बाद वाले की मासिक आय पूछा है, तो 11 बाद वाले से गुणा कर देंगे, 11 चौक 44,000। तो इस प्रकार आपका पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। इसमें लिखा है कि 9 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है? 37 है। इनमें से 9 में से सबसे छोटी संख्या क्या है? ठीक है, तो 9 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है? औसत का मतलब जानते हैं? औसत का मतलब होता है बीच की संख्या। औसत का मतलब क्या है? बीच की संख्या। जैसे देखिए हम 9 संख्याएं बना लेंगे, जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और औसत का मतलब हमने बताया है बीच की संख्या। तो बीच की संख्या बताओ कौन सी होगी? यहां होगी 37। बोले 4 उधर और 4 उधर। अब 9 क्रमागत हो गई। अब इसमें कहा है सबसे छोटी संख्या, क्रमागत संख्याएं हैं यानी एक एक घटाएंगे, तो यहां पर कौन सी आ जाएगी? 36। यहां पर कौन सी आ जाएगी? 35। यहां पर कौन सी होगी? 34। यहां पर कौन सी होगी? 33। एक एक घटाएंगे, आगे में एक एक जोड़ते, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? 33।
तो इस प्रकार आपका कौन सा ऑप्शन सही है बोलो? चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। यदि 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत बताओ। तो हम इसको लिख लेते हैं, क्या दिया है? 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे आप 100 रुपए की अगर 5 खरीदते हैं तो 100 रुपए की बेचते कितनी है बोलो? 8। ठीक है, 100 रुपए की या 1 रुपए की खरीदते हैं 5, बेचते कितनी? 8। जितने रुपए की आप 5 खरीदते हैं उतने रुपए की बेचते कितनी है बोलो? 8। तो खरीद कम रहे हैं, बेच ज्यादा रहे हैं, तो बताइए लाभ होगा कि हानि होगी? हानि होगी। तो प्रतिशत आपको हानि निकालना है। ये प्रतिशत में बदलने जा रहे हैं, किसको बदलने जा रहे हैं? हानि को। तो किसी भी राशि को अगर प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा जरूर करेंगे, ये याद रखिएगा। अब लाइन के ऊपर उसको रखा जाता है जिसको हमको प्रतिशत में बदलना होता है। तो किसको प्रतिशत में बदलना है बोलो भाई? हानि को। तो हानि हुआ कितनी रही है? 3 वस्तुओं की। खरीद के लाते हैं 5, बेचते कितनी है? 8। और एक बात ध्यान रखिएगा, लाभ हमेशा कम पर होता है, हानि हमेशा ज्यादा पर होती है। ये ध्यान रखिएगा, ये 5 क्रय मूल्य नहीं है, 5 वस्तुओं की संख्या है। और ये भी 8 विक्रय मूल्य नहीं है, 8 वस्तुओं की संख्या है। तो यहां पर हम लोग क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? लाभ हमेशा कम पर होता है और हानि हमेशा ज्यादा पर होती है। तो इन दोनों में ज्यादा कौन है बोलो? 8। और काटपीट कर लेंगे, 4 दूनी 8, तो भाग कर देंगे तो 75/2 यानी 37.5%। ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी इसका मतलब है सेकंड वाला विकल्प जो है वो बिल्कुल सही। कितना आ जाएगा बोलो? 37.5%। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इसमें लिखा है एक व्यक्ति एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचकर 25% लाभ कमाता है। यदि उसी वस्तु को आधे मूल्य पर बेचे तो हानि प्रतिशत क्या होगा? इसमें सारे आंकड़े परसेंटेज में दिए हैं। तो मान लेते हैं पहली वस्तु है, उसका क्रय मूल्य हम मान लेते हैं कितना बोलो? 100 रुपए। तो 25% लाभ पर बेचता है, यानी कितने बेचेगा? 125 का। बोलो। अब कह रहे हैं यदि वह उसी वस्तु को आधे मूल्य पर बेचे, तो आधे मूल्य का मतलब है 125 का आधा। तो 125 का आधा हो जाएगा 62.5 रुपए। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 125 का आधा कितना हो जाएगा? 62.5 रुपए। अब बताइए, खरीदा था 100 के, बेच रहा है 62.5 का, तो हानि होगी। हानि कितने की होगी? घटा लीजिए। 100 पर हानि कितने की है? 37.5 की। घटा लेंगे तो इस प्रकार आपका आंसर कितना हो जाएगा बोलो? 37.5%। यानी तीसरा विकल्प जो है वो बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि की जाए तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करी जाए ताकि क्षेत्रफल जो है वो समान रहे? तो ध्यान से देखेंगे, 25% को हम क्या करेंगे? भिन्न में बदल लेंगे, यानी 1/4। क्या करेंगे बोलो? 1/4। और वृद्धि है तो हम क्या है का इस्तेमाल करेंगे? चिन्ह बोलो? प्लस का इस्तेमाल करेंगे। प्लस चिन्ह बताता है कि वृद्धि हो रही है और कितने की? 4 पर 1 की वृद्धि हो रही है। 25%, परसेंट का मतलब होता है बटे 100, इसको हम लिख सकते हैं 1/4। यानी पहले क्षेत्रफल 4 था, अब कितना हो गया? 4 में 1 जोड़ दो, कितना? 5। अब कह रहे हैं चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी करें ताकि क्षेत्रफल जो है वो समान रहे। यानी जो यहां पर संख्या आए वही संख्या यहां पर आए। तो आप सभी लोग बताएं, हम लोग यहां पर क्या लिख दें कि संख्या समान आए? यहां पर और यहां पर वैल्यू समान आए, यहां पर क्या कर दें? अगर हम यहां पर लिखें 5 और यहां पर लिखें 4, तो देखिए यहां पर भी 20 आएगा और यहां पर भी 20 आएगा। गुणा करने पर आएगा कि नहीं आएगा? तो आप ध्यान से देखो, इसमें कितने परसेंट की कमी की जाए? तो चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी की जाए? तो प्रतिशत कमी निकालना है। आंकड़ा परसेंटेज में पूछा है तो 100 से गुणा करेंगे। कमी कितने की जाए? 1 की। और कमी हमेशा ज्यादा पर होता है। कमी हमेशा ज्यादा पर। 5 रखेंगे नीचे, काट पीट कर लेंगे।
तो आपका आंसर आ जाएगा 20%। और 20% बताइए किस विकल्प में दिया है, बोलो? दूसरे वाले विकल्प में दिया है। तो इस प्रकार आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही होगी, है ना? आप लोग इसके लिए कमेंट जरूर करिएगा, बताते रहिएगा कि समझ में आ रहा है कि है ना, नहीं आ रहा है, ये सब आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 18, एक रेलगाड़ी 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 12 घंटे में तय करती है। यदि वही दूरी 14 घंटे में तय करनी हो तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी? ये चाल दूरी समय का बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ट्रेन वाला। तो देखते हैं, आपको पता है फार्मूला होता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। इस सवाल में कहा है कि एक रेलगाड़ी 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 12 घंटों में तय करती है। यानी 1 घंटे में चलती है 84 किलोमीटर, तो 12 घंटे लगते हैं, तो दूरी हो जाएगी 84 1 घंटे में, और 12 घंटे लगते हैं तो इंटू 12, ये हो गई दूरी। अगर वह 14 घंटे में तय करना चाहे तो उसकी चाल क्या होगी? तो चाल तो रखी है, आप 14 से हम क्या कर देंगे, इसको भाग कर देंगे और काट पीट कर देंगे। 14 छंग 84 और ये हो जाएगा 12 छंग 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यानी 14 घंटे में है तो उसकी चाल कम होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए बोलो? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार आपका कौन सा आंसर सही है, बोलो? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। शांत जल में नाव की चाल दी है, तो शांत जल में नाव की चाल हम लोग x मानते हैं, ये दिया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की गति को हम लोग y मानते हैं, ये दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आने और जाने में टोटल कितना समय लगता है? 8 घंटे। ठीक है, तो दूरी ज्ञात करो। तो दूरी मान लेते हैं d है, क्या मान लेते हैं? दूरी। तो धारा की दिशा में नाव की चाल हो जाएगी, धारा की दिशा में नाव की चाल हो जाएगी, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। तो दूरी d है और चाल क्या हो जाएगी? धारा की दिशा में दोनों चालें क्या है? जुड़ जाएंगी, 6 3 9, प्लस ये वापस आने में धारा के विरुद्ध नाव की चाल हो जाएगी, दूरी बटे चाल, समय हो जाएगा दूरी बटे चाल, यानी दोनों घट जाएंगे। और ये टोटल दिया है कितना? आने और जाने का टोटल समय कितना दिया है, बोलो? 8 घंटे। तो यहीं से d की वैल्यू निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यह एलसीएम हो जाएगा 9। तो d प्लस 3d बराबर ये 8। तो इसको जोड़ देंगे तो 4d बराबर 8 गुणे 9, 4 दूनी 8, तो d की वैल्यू हो जाएगी 18 किलोमीटर। यानी दूरी हो जाएगी कितनी, बोलो? 18 किलोमीटर। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, यानी 18। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि 35,000 रुपए की एक राशि को चक्रवृद्धि ब्याज वाली एक योजना में निवेश किया गया है। ब्याज की दर 20% प्रति वर्ष है, तो 2 वर्ष बाद कितना मिश्र धन होगा? तो ध्यान से देखेंगे, 2 वर्ष बाद का हमको मिश्र धन निकालना है। 35,000 रुपये लिखेंगे, बोलो? ये मिश्र धन निकालना है, और 20% का मतलब है, 20% को हम भिन्न में बदलेंगे तो 1/5, है ना? तो बोलो, और वृद्धि होती है ना, ब्याज लगता है तो वृद्धि हो जाएगी, तो इसका 6/5, 2 साल कहा है तो 2 बार 6/5 लिखेंगे, है ना? 6 कहां से आ गया? 5 में एक जोड़ेंगे, 6 और बटे 5, और इसको हल कर लेंगे तो 5 और 7 35, फिर 5 से काट देंगे इसको, तो 5 1 5, 5 चक्कू 20, और गुणा कर देंगे। ठीक है, 14 गुणे है, 1400 गुणे 36 हो जाएगा। तो 14 छंग 84, हासिल है 8, और 14 3 42, और 8 50। तो इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा 50,400। मिश्र धन कितना हो जाएगा, बोलो? 50,400। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसको लगाने के कई मेथड हैं, आप कई विधियों से लगा सकते हैं। तो आज हम लोगों ने जो है पहले प्रैक्टिस सेट के
20 क्वेश्चन मैथ के बहुत जो इंपॉर्टेंट है उनको हल किया है। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, सीरीज पसंद आई होगी। ठीक है, और आप लोग इसके लिए कमेंट जरूर करें, कमेंट से ही हम लोगों का जो है उत्साहवर्धन होता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर इस वीडियो को आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको फॉलो जरूर करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और फिर से एक नए जो है प्रैक्टिस सेट में मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।